बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत से रिलीफ की बात करें, हुकूमत से कोई ठीक फैसला करने की बात करें तो वो कहती है कि हम IMF प्रोग्राम के अंदर है, हमारी लिमिटेशन है, हमारी बाउंड्रीज है, हम उससे बाहर निकल नहीं सकते, हम किसी चीज़ की कीमत कम नहीं कर सकते, हम किसी को बराह रास्त रिलीफ नहीं दे सकते। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर रास्ता कहाँ निकलता है, ख़ास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब खित्ता आग की लपेट में हो, खित्ते के अंदर जंग हो रही है और पाकिस्तान के अवाम परेशान हो कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कैसे कंट्रोल में रह सकेंगी। आज तो आपने रिलीफ दे दिया कि आपने पेट्रोलियम लेवी को कम कर दिया, कल आपने कोशिश की थी कि FBR को रिलीफ दे दिया जाए, आज आपने अवाम को रिलीफ दे दिया। तो क्या ये पिंग पोंग इसी तरीके से चलता रहेगा कि आंख ओझल पहाड़ ओझल, जहां आपकी आंख बंद होगी, जहां आप जो है वो थोड़ी देर के लिए सस्ताने बैठेंगे, वहां हुकूमत कोई ना कोई ऐसा काम कर देगी कि जो अपनी ही नाअहली को छुपाने के लिए हो। बहरहाल गुफ्तगू है तो बड़ी सख्त, लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर हुकूमत ने FBR को बचाने के लिए पेट्रोलियम लेवी लगाई, जो बाद में अवामी एहतजाज पे या हुकूमत के किसी ख्याल की वजह से वापस ले ली गई। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन बहुत से सवालात छोड़ कर गई। प्रोग्राम के आखिरी से हम इसका भी जायज़ा लेंगे, लेकिन ये देखना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के ऊपर अरब इमारात का कर्ज पे करने के बाद जो एक एक्सटर्नल डेट का दबाव आएगा, उसको हुकूमत किस तरीके से देखेगी। पाकिस्तान के अंदर करेंसी की जो वैल्यू है, इसकी सूरत हाल क्या हम IMF के कहने के ऊपर इसको मज़ीद डीवैल्यू कर देंगे, जिससे महंगाई का एक और तूफान आएगा, ये यहाँ पर मामलात रुक जाएंगे। तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद साबिक वज़ीर मुमलिकत अशफाक यूसुफ। तोला साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तोला साहब, सर ये फरमाइएगा कि आप के हवाले, आपसे हमेशा हमारी बात जो ये करेंसी की वैल्यू के हवाले से हुई है, अब सुना है कि IMF का प्रेशर भी है कि आप करेंसी को डीवैल्यू करें। क्या ये बात जो मैंने सुनी है ये दुरुस्त है या गलत है? और पाकिस्तान का इस वक्त जो दबाव है बैरूनी पेमेंट्स का, जिस तरह से UAE को हम पैसे वापस कर रहे हैं, जिस तरह से यूरो बॉन्ड जो है वो मैच्योर हो रहे हैं, तो ये सारे दबाव से पाकिस्तान कैसे निकलेगा? खित्ते के अंदर सूरत हाल भी आपके सामने ही है, उसमें ज़ाहिर है कि तेल की कीमतें जब बढ़ेंगी तो आपको ज़्यादा आपका डॉलर खर्च होगा। तो ये सारा जो मैनेजमेंट होगी पाकिस्तान कैसे करेगा, और फिर इसके नतीजे में पाकिस्तान में डॉलर का रेट जो है, क्या पाकिस्तान उसको स्टेबल कर पाएगा जैसा कि अभी किया हुआ है 280 के आसपास? तो फवाद, थोड़ा तामुल से मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अव्वल तो मेरा ख्याल है, पहले फैक्ट्स पे हम बात करें। पिछले एक साल में 2 सालों से आपका करंट अकाउंट सरप्लस होना चाहिए था, बट एक साल आपने वीट रिपोर्ट करके करंट अकाउंट सरप्लस छोड़ दिया, और से पिछले साल हमारा सरप्लस हो चुका है। इस मर्तबा भी अगर आप चाहते तो करंट अकाउंट सरप्लस था। तो जिस कंट्री का करंट अकाउंट सरप्लस हो और इसकी सेंट्रल बैंक पिछले 3 सालों में मार्केट से, प्लीज बी माइंडफुल, मार्केट से 30 रुपए ऊपर देके 26 बिलियन डॉलर खरीदे, उस कंट्री को डीवैल्यूएशन करने की तुक क्या है? डीवैल्यूएशन उस वक्त की जाती है जब आपका एक्सपोर्ट महंगा हो जाए और एक्सपोर्ट को बूस्ट देना हो। फर्ज करें, जैसे अगर मेरा एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है दुनिया की कंपटीशन में और मुझे उसको बूस्ट देना है, तो मैं डीवैल्यू करके अपनी लोकल कॉस्ट को कम करता हूं ताकि उनको एडवांटेज मिले। अब हो ये रहा है हमारे मुल्क में, अनफॉर्चुनेट है कि मेरे मुल्क में मेरी एक्सपोर्ट है, अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं पिछले 10 सालों की, तो बेस्ट एक्सपोर्ट मेरी हुई है 2022 में, और 2022 में मेरी एक्सपोर्ट हुई है $32.5 बिलियन, और उस वक्त मेरा एक्सचेंज रेट था, वो था अपना 177। अब इसके बाद जो मेरी अगर सबसे बेस्ट एक्सपोर्ट हुई है वो पिछले साल हुई है, यानी 2024 में, और वो हुई है $32.4 बिलियन, यानी $100 मिलियन कम हुई, और यानी कि आपका एक्सचेंज रेट एवरेज था 284 के करीब था। तो 110 रुपए का, 107 रुपए का करेंसी बढ़ गई, डीवैल्यू हो गई, और एक्सपोर्ट आपकी वहीं की वहीं है, बल्कि उससे कम हुई है। तो कौन सी तुक बनती है ऐसी कि आप करेंगे एक्सपोर्ट पे? अगर आप सिर्फ एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करने जा रहे हैं तो आई एम सॉरी, ये आपकी मिथ है, कोई रियलिटी नहीं है। आप इसकी वजह से अपने सिस्टम में इन्फ्लेशन लाएंगे और आप उस मकाम पे पहुंच जाएंगे जब आप 22-23 के हालात जो आपके हो रहे थे कि आप रैंपेंट डिवैल्यूएशन कर रहे थे, आपकी इकोनॉमी हो गई थी, उस वक्त तो आपके पास जवाब था
कि उस वक्त की हुकूमत ने बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर ली थी। और आज मुझे बताएं कौन सा जवाब है आपका, कोई करंट अकाउंट डेफिसिट को 20 अरब डॉलर का है? नहीं है। तो फिर आप किस वजह से ये डिवैल्यूएशन करें? मुझे तो समझ ही नहीं पड़ी कि इसकी वजह क्या बन रही है। दूसरी तरफ अगर मुझसे आप पूछेंगे फवाद, तो आपने ये कहा कि इसका रेट आपका, ऑयल का रेट आपका कम आ रहा है, तो भाई उसका एडजस्टमेंट तो आप मैकेनिज्म लगा रहे हो। और हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि आप अगर फर्ज करें 120 तक का, 130 तक का भी डॉलर लेंगे, और अगर कंजम्पशन के हिसाब से मैं देखूं, अगर मैं डिमांड को नहीं भी इंक्रीज करवा रहा, और अगर अपने टैक्सेस को रैशनलाइज आप कर लें इसको थोड़े अरसे के लिए, तो आप आराम से 1 से 1.5 बिलियन डॉलर आपको ऊपर लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो हमने तो पूरा प्लान इनको दिया है। अब आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए ये आप फ्लैट हो जाएंगे, आपका इन्फ्लेशन आएगा, आपका ये सुना है हमने कि 10% ये डिवैल्यूएशन करने की बात करें, यानी कि आप ये समझ लें 310 के करीब का ये डॉलर करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अब 10% अगर आप डिवैल्यूएशन करेंगे, यानी 30 रुपए करेंगे, तो इसका मतलब है आपका कम से कम 6% इन्फ्लेशन यहाँ ऐड हो रहा है। और उसकी वजह से आपको पता है हर चीज में आपकी इंक्रीज होती शुरू हो जाएगी। आपका जब 6% इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अगर आज आपका 7 है और जब तक आप डिवैल्यूएशन करते हैं 8-9 पे पहुंचते हैं, 6% का मतलब है आप 15% की इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। जब आप 15% इन्फ्लेशन लेके जाएंगे, तो आप फिर कहेंगे, अगला स्टेट बैंक का सवाल होगा कि जी ये तो फिर आपका नेगेटिव इंटरेस्ट में चले गए, तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। फिर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करेंगे। फिर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करेंगे, तो आपका अपना डेट सर्विसिंग बढ़ जाएगी। जब आपकी डेट सर्विसिंग बढ़ जाएगी, तो आप कहेंगे जी आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। जब आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, आप कहेंगे जी टैक्स रेवेन्यू ज्यादा लाओ। तो भाई ना आप मुझे ग्रोथ करने दे रहे हैं, ना आप मुझे अपना फिस्कल डेफिसिट आप मेरा बढ़ाए जा रहे हैं, ना मेरा परचेजिंग पावर बढ़ाने दे रहे हैं, ना मेरी एक्सपोर्ट बढ़ रही है उससे। तो मैं किस खाते में डिवैल्यूएशन करूं? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आ रही। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स की ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट। इट इज नॉट लाइक आपकी जो यूरोपियन कंट्री की है या किसी और की, ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, जो जिस लेवल की ये बातें कर रहे हैं आज इनसे, मुझे तो इनकी अकल पे तरस आ रहा है, रहम आ रहा है मुझे, कि हम किस तरीके से ब्लाइंड फोल्ड होके आईएमएफ की हर कंडीशन को मान सकते हैं। मैं आपको कहता हूं, जब हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब जब फरमा रहे हैं कि मैं आईएमएफ से अगला प्रोग्राम नहीं लूंगा और ये प्रोग्राम सितंबर 27 में खत्म हो जाएगा, तो यू आर विद 1.5 ईयर लेफ्ट। जब 1.5 ईयर लेफ्ट है आपका, तो भाई आप इनको कहो कि हम एग्जिट मैकेनिज्म में आएंगे, और आप हमें ये चीजें ना कहें, हम अपने तौर पे हम अपनी इकोनॉमी को मैनेज कर लेंगे। जब आपकी स्टेट बैंक 24 बिलियन डॉलर लेके, 24 से 26 बिलियन डॉलर लेके आई है 2 से 3 सालों में, पिछले 1 साल में आपके रिजर्व देख लें, 3 बिलियन डॉलर से आप अल्हम्दुलिल्लाह आज 16 बिलियन डॉलर पे, 16.16 बिलियन डॉलर पे बैठे हो। और आज आप ये बात कर रहे हो कि जी मैं इसको यूएई को 3 बिलियन डॉलर, 2 बिलियन डॉलर या 3.5 बिलियन डॉलर, देखिए उनका एक एहसान तो है, उन्होंने हमें टेस्टिंग टाइम में हमारा साथ दिया था ना, तो हम इनका नाशुक्र तो नहीं बन सकते। ठीक है, अब हम आर्म्स लेंथ डील करेंगे, हमारा पीटीसीएल का ड्यूज हम भी लेंगे, वो जो टेक्निकल फीस लेके जा रहे हैं, या जो उन्होंने पीटीसीएल के अंदर हमारे साथ किया है, जो हमारा डिविडेंड लेके चले गए 9 से 10 अरब रुपए का, हमें उनका भी क्लेम करना चाहिए विद इंटरेस्ट। सर, लेकिन इसमें एक अभी ये सवाल पैदा होता है कि जब आप ये 3.5 बिलियन दे देंगे वापस, तो फिर आपके ज़खायर वापस आ जाएंगे 12-12.25 के करीब, तो क्या ये इनफ होगा? सर मैं आपको रेसिपी दे देता हूँ ना, मैं ऐसी तो बात नहीं करूंगा कि कोई ऐसी चीज हो कि जहां मेरे वतन को कोई प्रॉब्लम हो, नहीं हो सकता ना। देखिए, आपके इस वक्त हमारे लोगों के 20 से 30 बिलियन डॉलर आराम से पड़े हुए बात। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, हर साल आपको भी पता है, आप भी यहाँ रहते हो, आपने बिजनेस भी कवर किया है फवाद, हमारे लोगों की ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, और ये सारे डिजिटल बैंकों के जरिए या हवाला हुंडी के जरिए बाहर जाती है। ये इसमें कोई आर नहीं है। हमारे एक्सचेंज कंट्रोल वीक है, ये मान लें आप। अगर वीक है
हमारी दस्तरस में नहीं है कि हम उनको ठीक कर सकें, ना हमारी डिजिटल बैंक पे कोई दस्तरस है, ना हम उनसे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करके मंगाते हैं, ना हम यूएई से मंगाते हैं जिस तरीके से इंडिया मंगाता है कि हमारे किसी भी शहरी का 5 मिलियन दरम से ज्यादा है तो आप हमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कंपलसरी करेंगे, आप वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें ये करना चाहिए कि हमारी जो लिमिट है 50 लाख रुपए की अंडर सेक्शन 111 सबसेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जिसमें नो क्वेश्चन आस्क्ड है, उसी पैरामीटर को लेते हुए ये 2000 मेरा ख्याल है 15, 16, 17 में हमने की थी। अब इन्फ्लेशनरी भी अगर देखें और डॉलर के हिसाब से भी देखें, 104 का जब डॉलर था, आज वही चीज 280 रुपए की है और आप 310 करने की बात कर रहे हैं मुझसे, तो ये 3 टाइम्स हो गया है। तो 1.5 करोड़ तो वैसे ही बनता है, नहीं $50,000 तो वैसे ही बनता है। अगर मैं इनको ये कहूं कि $1 लाख आप मुझे अलाउ कर दो, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, पिछला डेटा मुझे ये बता रहा है कि 4 लाख एवरी ईयर रेमिटेंसेस लोग भेजते हैं टैक्स पेयर, और एवरेज रेमिटेंस आती है 30 लाख रुपए पर पर्सन। जब एवरेज 30 लाख रुपए आती है और अगर मैं $60,000 भी अगर लेके आता हूं हर बंदे का एवरेज, तो मैं आराम से $24 बिलियन की बात कर रहा हूं। 24 छोड़ दें आप, मुझे 16 भी अगर मिल जाए। देखिए हमारे पास टोटल जो रीपेबल अब होगा यूएई के कर्जे के बाद हर साल का हमारे पास $23 से $24 अरब होगा, जिसमें से हमारे पास रोल ओवर होगा सऊदीया का और चाइना का मिला के टोटल कोई आपका 14.5 से 15। आपको $10 बिलियन अरेंज करना है, और आप अगर एक्सचेंज कंट्रोल लाएं और ये विंडो खोल दें, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं अंडरराइट करने के लिए तैयार हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये चैनल खोल दें लीगल वे में, मैं कोई इलीगल बात नहीं करूंगा, कोई एफएटीएफ की वायलेंस की बात नहीं करूंगा, वायलेशन की बात नहीं करूंगा। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि आप कम से कम $20 से $22 यहां से ला सकते हैं। आपके अपने पाकिस्तानियों का पैसा होगा, आपकी रेमिटेंस आएगी। लेकिन तोला साहब कोई पैसा क्यों लाएगा, किस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाएगा, कहां खर्च करेगा, उसको क्या करेगा पैसा? यहाँ सर आप मेरी बात सुना, अभी भी जो 50 लाख ला रहे हैं तो क्यों ला रहे हैं, आप मुझे इस बात का जवाब दें। आज आपको पता है हमारे पास क्वेरीज आनी शुरू हो गई हैं कि यार वो उन्होंने कहा है रोशन डिजिटल अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्या हम हमारे पास वो जो अनरिकॉर्डेड पैसा है बाहर पड़ा हुआ वो हम कर दें? वो क्यों कर रहे हैं? आज दुनिया भौचाल का शिकार है फवाद, और किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। यूएई ने अपने रेगुलेशन टाइट कर लिए, यूएई ने अपने रेगुलेशन टाइट किए कि $1 लाख से ज्यादा कोई भी भेजे, उनके सेंट्रल बैंक को मना कर दिया है। जो कंट्री $100 मिलियन भेजने के लिए तैयार होती थी 1 मिलियन पे आ गई और 1 लाख पे आ गई, और आप हातिम ताई बन रहे हैं। आप कह रहे हैं जी इनका जो पैसा है आरडीए अकाउंट में मुझे दे दो। आरडीए अकाउंट का मतलब क्या है कि ये आपका स्प्रिंग बोर्ड है, अभी यूज होगा, आपके पास आ जाएगा डिपॉजिट, आप बोलेंगे बल्ले बल्ले जी मेरे पास तो सारा पैसा आ गया। और फिर पता चलेगा जब आप आरडीए से, जब उनको वो सेफ हेवन में दोबारा मोड में चले जाएंगे तो ये सारा पैसा चले जाएगा। तो ये तो हॉट मनी वाला आप हाल करेंगे। यस, यही तोला साहब मेरा आपसे सवाल है ना कि ये हॉट मनी की तरह तो नहीं आगे निकल जाएगा? अगर फर्ज करें मैं कह रहा हूं वो रेमिटेंस के जरिए जिसमें $1 लाख मैं कर दूं, वो तो वापस जाएगा ही नहीं, वो तो डॉलर आपको सरेंडर होगा और आपको यहाँ रुपये मिलेगा। अच्छा, इसमें तोला साहब एक चीज और ऐड कर लीजिएगा ना आपके पूरी गुफ्तगू के अंदर, कि जिस तरह से यूएई को आपने रीपे करने की बात की, एक और भी तो चीज़ है ना, रेमिटेंसेस भी तो कम होंगी ना। आप जाहिर है कि जब जंग हो गई है किसी मुल्क में, उसकी अपनी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी मजदूरियां भी कम होंगी लोगों की। 4 महीने में हमारा एस्टिमेट है, मैंने आर्टिकल लिखा है इसमें, 11 मार्च की बिजनेस रिकॉर्ड में हमारे अंदाजे के हिसाब से कोई $1 से $1.5 बिलियन, $4 बिलियन तक कम हो सकती है। ठीक है ना? तो आपका जो एक इंक्रीज मिला था और ये डिक्रीज हो रही है, तो मैं आपको ऑल द मोर रीजन है कि जो मैं आपको रेसिपी दे रहा हूँ वो आप अडॉप्ट कर लें। आपको उसको मिटिगेट कर देगा, बल्कि आपको उसको मल्टीपल टाइम दे देगा। वही जो पैसा आपका छुपा हुआ है, भाई वो बात कर रहे हैं जिनकी एमनेस्टी डिक्लेयर है वो ला सकते हैं, तो भाई वो तो वैसे भी ला सकते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आप उनको एक शेल्टर दे रहे हैं, आप बिल्कुल पाकिस्तान को शेल्टर होम बना रहे हैं आईएमएफ के कहने पे। और यही चीज हमने 23 के बजट में ला के रखी थी कि भाई $1 लाख इंपोर्ट करने दो। आईएमएफ ने सबसे पहले आके नेगोशिएशन में हमें यही कहा कि इसको रिवर्स करो। क्यों? उनको ये खतरा था कि $20 से $22 बिलियन आ जाएगा, हमारी जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा तोला साहब, अब ये तो मुझे एक बात बताना फवाद, क्या हम पाकिस्तान के लिए बैठे हुए?
कि हम IMF की कंडीशन, आप मुझे बताएं आपकी कंट्री की इकोनॉमी 3 साल के लिए स्टेबल हुई थी? जो भी आपने ग्रोथ कमाई थी वो क्या इंपोर्ट लेड कमाई थी जो पिछले गवर्नमेंटों में हमने कमाई है 18 में या 22 में? नो, हमने तो स्टेबल करके लाए थे ना। और स्टेबिलिटी में मेरा तो ये आज भी ईमान है कि आज भी आपकी डॉलर जो है 253 का है। और भाई एक्सपोर्टर को आपको नवाजना है ना, मैं आपको तरीका बता देता हूं नवाजने का। उनका $100 जब ये एक्सपोर्ट करते हैं तो $80 का इनका खर्चा है, $70 की इंपोर्ट करते हैं, $10 ये बाहर रख देते हैं अपने एक्सपेंस की मद में। अब रह गए $20 ना। तो अगर फर्ज करो मैं कहता हूं कि आप डिवैल्यू ना करो, 253 रुपए का डॉलर है फर्ज करें, और 280 का आप ट्रेड करें, जो आपका 27 रुपए बनता है उसका 20% आप उनको दे दो, यानी 5, 6, 7, 10 रुपए कहीं ना कहीं इनको कंपनसेट कर दो, टैक्स में कंपनसेट कर दो, टैरिफ में कंपनसेट कर दो, और यहां से इनसे जान छुड़ाओ आप। और ये $10 क्यों बाहर रखते हैं भाई? एक मिल ओनर है, मुझे तो नहीं पता उसका, कि वो $285 मिलियन की इजिप्ट में फैक्ट्री लगा लेता है। कोई सवाल पूछा आपने उससे कि भाई तुम हमें अकाउंटिंग तो दो कि तुम्हारा और क्या सोर्स था? क्या वो इनकम पाकिस्तान में टैक्स के लिए ऑफर हुई थी? ठीक। अच्छा, ये मी टू मी एक्सपोर्ट होता है कोई पूछता है? मी टू मी इंपोर्ट होता है कोई पूछता है? आपने आज तक ये पूछा कि इतनी डिजिटल बैंकें हैं उसमें पाकिस्तानियों के अकाउंट का है, आप तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ बैठे हुए, क्यों नहीं मांग रहे आप भाई? अच्छा, थोड़ा सा एक चीज और बताएं, अब ये कैसा एक गवर्नेंस का सिस्टम है कि आप टैक्स कलेक्शन में नाकाम हो जाएं तो आप लेवी के जरिए और इस तरह की चीज़ों के जरिए जो है वो कलेक्शन शुरू कर दें? तो क्या हमें कभी तो एहतसाब करना चाहिए ना कि जो नाकाम हुआ, या बस खामोशी के साथ उसके साथ हम खुद भुगत लेंगे, घर की बात है, घर में रहेगी, और पब्लिक के ऊपर जो है वो आप बोझ डालते जाए? सर ये भी तो जुर्म है ना। अब मुझे हमेशा कहते रहते हैं उस रिपोर्ट को उठा के देख लें, मैं खून के आंसू भी रो सकता हूं उस रिपोर्ट को देख के जिसमें मैंने टैक्स रिफॉर्म्स रखी थी। उसमें अशराफिया को हमने ऐड किया था, आम आवाम को नहीं किया था। उसमें सेल्स टैक्स में 1% इजाफे की बात नहीं थी, उसमें सैलरी का 1% इजाफा नहीं था, उसमें बिजनेस में कोई बड़ा इजाफा हमने नहीं रखा था। हमने किसको हिट किया था? उन कंपनीज को किया था जो डिविडेंड नहीं दे रही थी। हमने उनसे भी ये नहीं कहा था कि तुम टैक्स दो, हमने कहा था एडवांस टैक्स दे दो। वो जिसकी दुम पे मैंने पांव रखा है वो आज तक मेरे गले पड़े हुए। हमने ये कहा था कि जो बड़े बड़े जागीरदार, जो ऐसे अशराफिया हैं कि जो टैक्स नहीं देते, उनसे आप उनके टैक्स को कंपेयर कर लें उनकी एसेट की मार्केट वैल्यू के 1% से, और उनसे डिफरेंशियल टैक्स ले लें। वो आज मेरे गले पड़ा हुआ है पॉलिटिकल। इनसे जिनको हमने ललकारा था वो आज बढ़ बढ़ के ये बातें कर रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम में दोबारा आ जाओ और इस कॉम को मार दो। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बिल गेट मिलिंडा फाउंडेशन की आपने पैसे लिए, आपने मैकेंजी से एक रिपोर्ट बनवाई, उस पर क्या अमलदारी हुई मुझे बता दें। ये जो फेसलेस GDs का सिस्टम हमने बना के दिया था जो बहुत सलीस और बड़ा आयरन क्लैड था, वो आपने छोड़ के एक नया बड़ा लूज सा सिस्टम बनाया, वो फेल हो गया। क्या गीदड़ सिंह थी। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आपके पास लोकल टैलेंट मौजूद है। जब मैंने एज ए चार्ज संभाला एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो मुझे उस वक्त के चेयरमैन आसिम अहमद साहब ने कहा कि तोला भाई मेरे पुराने दोस्त हैं कि इस बुक में यानी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मुझे सिवाय रेट इंक्रीज और डिक्रीज करने के कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप बताएं कहां से निकालेंगे पैसे। मैंने कहा आसिम भाई ट्रस्ट हैव अ फेथ इन मी, आप मेरे भाइयों की जगह मैं निकाल के दूंगा। और मैंने उसी ऑर्डिनेंस से विदाउट अफेक्टिंग मैंने 2.5 ट्रिलियन के नए टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस निकाल के दी। भाई इस मुल्क की तकदीर कब बदलेगी? जब 5% अपना 7.5% लोग 95% डायरेक्ट टैक्स देंगे और उनके एडवांसेस से चलेगा, 92.5% जो है वो सिर्फ 5% टैक्स देंगे और सारी ये करप्शन की नजर हो जाएगा। तो मैं कहां तक ये चलाऊंगा मेरे भाई? तो साहब क्या आप समझते हैं कि अब ये एक ऐसा मौका आ गया है जंग का, एक ऐसी पैनिक सूरत आ रहा है कि जिसमें हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम इतनी फ्रेजाइल पोजीशन में नहीं रह सकते और कुछ रिफॉर्म्स हम कर पाएंगे? सर आप घोड़ा भी है, मैदान भी है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं इस वक्त अगर होता, अल्लाह ताला कभी मौका देगा तो आज मैं इन्फ्लेशन को कम करता, मैं डॉलर को नीचे लाता। जो भी स्टेक होल्डर, जो रेमिटेंस वाले हैं ना, जो हवाले उंडी से देते हैं, मैं इनको कहता कि भाई तुम ऑफिशियल चैनल से भेजो, बैंक को मैं PRI नहीं देता। मैं कहता आप अपने बैंक अकाउंट में भेजें,
जितने डॉलर आप भेजेंगे 10 रुपए पर डॉलर टैक्स फ्री मैं उसमें ऐड कर दूं। ये PRI दे के तो मैं और फंसता हूँ, ये तो और एक चोरी का दरवाजा है। तो मैं भाई कहां कहां इनको रोकूं? आप, मैं पूरी रिफॉर्म तैयार है, आप बैठे, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं गवर्नमेंट की पूरी टीम आके मेरे साथ बैठ जाए, बहस कर ले, या कन्विंस हो जाए या कन्विंस कर दे। तो साहब, डार साहब से आपकी बड़ी दोस्ती थी, डार साहब तो आजकल बड़े बड़े आदमी बने हुए हैं, तो कोई डार साहब को समझाने की कोशिश नहीं करते? मेरी आज भी दोस्ती है, मेरे बड़े हैं, मेरे मोहसिन हैं, और वो रुतबा, वो मकाम इंशाल्लाह मेरी हयाती में और उनकी हयाती में कभी कम नहीं होगा। तो डार साहब कोई इन्फ्लुएंस नहीं करते इन तमाम चीजों के हवाले से? वो भी तो ये सारा कुछ समझ रहे होंगे जो आप फाइनेंस नहीं देखते। देखिए फाइनेंस की टीम है, और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जितना इस वक्त माशाल्लाह सही तरीके से औरंगजेब साहब देख रहे हैं, मेरा ख्याल है उनका एक व्यू बड़ा डिफरेंट होगा इस हालत में। औरंगजेब साहब बड़े समझदारी से चला रहे हैं, बट नीचे हमारी ब्यूरोक्रेसी भी तो है ना सर। और कुछ और होते हैं ना कि जो डराने वाले होते हैं, जैसे आप एक्सपोर्टर हैं, अब एक्सपोर्टर कोई इनसे तो पूछे कि भाई तुमने किया क्या, मुझे ये तो बताओ। चलो तुला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खुश आमदीद डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मेरे साथ मौजूद है, माहिर मईशत। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत ने पैसे बढ़ाए पेट्रोल के ऊपर, उसके बाद जो है वो लेवी कम कर दी, क्या हुकूमत के पास पहले ऑप्शन मौजूद नहीं था? ये किस डिसीजन का नतीजा होगा, किस नेगोशिएशन का नतीजा होगा, या हुकूमत ने जो है वो FBR की नाअहली को छुपाने के लिए जो तलवार चलाई थी उसको इसी तरीके से हटाया जाना था? और फिर अगर आगे की तरफ चलें, तनाज़ा मजीद बढ़ते जाता है, जिस तरीके से खित्ते के अंदर जंग के बादल अब छटते हुए दिखाई फिलहाल तो नहीं दे रहे, तो इसमें पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या क्या होंगे? जी, 2 या 3 सवाल किए हैं आपने सर, जो छुपे हैं। देखिए, पहला सवाल तो ये, उसके ऊपर मैं जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन क्या सराही जरूर कर सकता हूँ। हुकूमत ने शायद सोचा ये कि जंग जारी है, दुनिया भर में जो तेल की कीमत है वो बढ़ रही है, तो हम तेल की कीमत भी बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ा देते हैं। यानी कि आप सोचिए कि उन्होंने कहा कि तंदूर गर्म है, 2 नान अपने भी लगा लेते हैं। अब वो तकरीबन जो 80 रुपए फी लीटर की बात हो रही थी, उसमें 133 अरब रुपया माहाना इजाफी बन जाता है हुकूमत के खजाने के लिए। वो शायद वजीर आज़म साहब को हुकूमत का कुछ महंगा पड़ गया। उसका आपके सोशल मीडिया के ऊपर अवाम की तरफ से इतना प्रेशर आया कि उनको वो पेट्रोलियम लेवी जो 133 अरब रुपया माहाना इजाफी बन रहा था, वो उनको वापस लेना पड़ गया। दूसरी क्या सराही मेरी ये है कि शायद हुकूमत की कोशिश थी कि जो FBR का नुकसान हो रहा है या FBR का जो शॉर्टफॉल है, उसको कहीं इस सूरत से पेट्रोलियम लेवी की मद से निकाल के और IMF के जो बेंचमार्क्स हैं उनको पूरा कर दिया जाए। ये क्या सराही है? हुकूमत का अपना कहना यह है कि उन्होंने डीजल के ऊपर से जो पेट्रोलियम लेवी है उसको कम कर दिया और उसका बोझ जो है वो पेट्रोलियम लेवी के ऊपर डाल दी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अब बहस में हम ये चले गए हैं कि हुकूमत ने 150 बढ़ा के 200 बढ़ा के 50 रुपये कम कर दिए, जो भी फिगर्स को एक मिनट को छोड़ दें, लेकिन बहरहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो हुआ ना, और ठीक ठाक इजाफा हुआ, पिछले वाले से ज़्यादा हुआ। सर, ये इजाफा कैसे इम्पेक्ट करेगा लोगों की ज़िंदगी के ऊपर, कैसे इम्पेक्ट करेगा महंगाई के ऊपर, कैसे इम्पेक्ट करेगा गरीब के ऊपर? जो हुकूमत सब्सिडी का एक मैकेनिज्म लेकर आ रही है, और सब्सिडी से मेरी मुराद ये है कि ज़ाहिर है कि जब आप बसों का किराया नहीं ले रहे तो इट्स मीनिंग कि आप एक सब्सिडी दे रहे हैं। जब आप 2000 रुपये लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, तो आप सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये सब्सिडी का मैकेनिज्म क्या इनफ है कि ये लोगों की ज़िंदगी को आसान रखेगा, और इसका इम्पेक्ट क्या आना है? देखिए, दोबारा से 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये है कि तकरीबन 85% हमारा जो तेल है वो इम्पोर्टेड, और अगर आलमी मंडियों में कीमत बढ़ती है तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी समझदार हैं, वो समझते हैं कि अगर आलमी मंडियों में कीमत बढ़ती है तो उसका बोझ पाकिस्तानियों के ऊपर भी जरूर आएगा। यहाँ पे मेरा ख्याल है जो प्रॉब्लम है वो जरा सा मुख्तलिफ। कीमतें जरूर बढ़ाएं, पाकिस्तानी समझ भी जाएंगे अगर हुकूमत कीमतें बढ़ाती है जब आलमी मंडियों में कीमत बढ़ती है,
यहाँ पे जो आवाम का गुस्सा है उसका मैं समझता हूँ कि जो रूट कॉज है वो जरा सा फर्क है। वो कहते हैं कि सारा बोझ तो आ जाता है आम आवाम के ऊपर। बाहर सड़क पे निकले तो लगता है कि चौथी पांचवी कार जो है या वो उसपे सब लाइसेंस प्लेट लगी हुई है, वो हुकूमती गाड़ी है। अगर रिसर्च करने निकले, ढूंढने निकले तो पता चलता है कि जो हुकूमत का कारपूल है उसके अंदर कोई 85,000 और 500 कारें हैं। अगर बरतानिया के कारपूल के मतलब पूछा जाए तो वो कहते हैं कि जी उनके पास तो सिर्फ 86 कारें हैं। तो हमारे पास 85,500 कारें, हुकूमत बरतानिया के कारपूल में 86 कारें। फिर अवाम देखती है कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनका कोई साल भर पहले जो बजट था वो 10 अरब डॉलर का था, 10 अरब रुपए का था। अब वो खुद ही उन्होंने 20 अरब रुपए का कर लिया है। अगर पार्लियामेंट का साइज देखें तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमने कोई 137 किस्म के वुज़रा बना रखे हैं। अब जापान जो है वो चौथी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, वहां पे सिर्फ 17 वजीर हैं। जर्मनी में कोई 16 वजीर हैं। इसी तरह साउथ कोरिया में कोई 19 के करीब वजीर हैं। तो हमारे यहाँ 137 क्यों चाहिए? तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तानी दैट मैच्योर एनफ, समझदार हैं, वो समझते हैं कि उनके ऊपर बोझ आएगा जब आदमी मंडियों में तेल की कीमत बढ़ेगी। असल जो मामला है वो है हुकूमती अखराजात का, हुकूमती नुकसानात का और पाकिस्तान के जो हुक्मरान तबकात हैं उनकी शाह खर्चियों का। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है कि आपके पास जो कंक्लूजन है वो भी यही है कि हमारे यहाँ जो बुनियादी मसला है वो नाअहली के साथ साथ ये शाह खर्चियाँ, ये जो है वो फौज जफरमोश, ये प्रोटोकॉल, ये सारे हैं, हम जो है वो किसी और तरफ लगे होते हैं इन तमाम चीज़ों को। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान की अगर इस वक्त भी कोई प्रॉब्लम पाकिस्तान को ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है तो वो इस सारी अयाशियों की वजह से है। ये कॉम्बिनेशन कह लें, आपने दोनों का जिक्र कर दिया। बिल्कुल ये सिंबॉलिकली तो आप बड़ा गलत पैगाम देते हैं। आप कहते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 30% आबादी, यानी कि जहां भी 3 पाकिस्तानी आपको नजर आए तो उसमें से आप समझिए कि एक जो है वो शराय गुर्बत से नीचे रह रहा है, और दूसरी तरफ ये है कि 85,500 कारों का कारपूल बना बैठे हैं। कोई 114 अरब रुपए का सालाना उसके अंदर हम हुकूमत जो है वो पेट्रोल और डीजल भरा देती है। अब वो रोजाना की बुनियाद पे कोई 30 करोड़ रुपया बनता है। हुकूमत ऐलान ये करती है कि 2 महीने के लिए जो वज़रा हैं वो अपनी सैलरी जमा करवा देंगे। अब वो कोई अमाउंट बनती है 2 महीने के बाद 2-2.5 करोड़ रुपया। तो एक वो जो बुनियादी वो मैथ में जो कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आती हैं वो बड़ी गहरी है, बड़ी खतरनाक है। अब देखिए कुव्वत खरीद का पाकिस्तान में ये हाल हुआ है कि पिछले कोई 2.5-3 साल जो शरह रही है महंगाई की, मैं समझता हूँ कि मजबूरी तौर पे कोई 80-85% बन जाती है। कुव्वत खरीद का इस वक्त आम पाकिस्तानी खानदान का ये हाल है कि बिजली का बिल देने के बाद, गैस का बिल देने के बाद बच्चों की फीस देना मुश्किल हो जाती है। और हुकूमत की अपनी रिपोर्ट जो आ रही हैं, जो प्लानिंग कमीशन की तरफ से आ रही हैं, वो ये बता रही, जो प्लानिंग मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि बिजली का बोझ इतना खतरनाक हद तक बढ़ गया है कि पाकिस्तानी एवरेज खानदान जो है उसने अपनी खुराक की कंजम्पशन कम कर दी। यानी कि गोश्त का अगर गोश्त महीने में 4 दफा खाया जा रहा था, इस्तेमाल हो रहा था, तो वो महीने में 1 दफा पहुंच गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हुकूमत की अपनी रिपोर्ट जो है वो ये बता रही। तो दूसरी तरफ फिर हमें ये नजर आती है कि एक वजीर जा रहा है तो 6 या 7 उसके पीछे एस्कॉर्ट की गाड़ियां जा रही होती हैं। तो असल परेशानी और असल जो गुस्सा पाकिस्तानी का है वो उस हवाले से है, मैं समझ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस सारे सिनेरियो के अंदर चले, आप कहेंगे नुमाइशी हैं, लेकिन जो हुकूमत ने ऐलानात किए है कि जी हम 50% कर देंगे अपनी फ्यूल कंजप्शन को, सरकारी जो है, ये सारे भी तो कम से कम इसको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देंगे, या ये ऐसी बकवास है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है इसको गेज करने का? देखिए, इस वक्त मैं समझता हूं कि हुकूमत की जो अव्वलीन जिम्मेदारी बनती है वो बनती है कि वो पाकिस्तानी खानदान जो शराय गुर्बत के करीब रह रहे हैं उनको इस महंगाई के तूफान से बचाना किस तरह है। अब सब्सिडी का हवाला जो है ना, प्राइस सब्सिडी तो मुमकिन नहीं है आजकल की दुनिया में, खास तौर पे जब पाकिस्तान
IMF के प्रोग्राम में है, तो प्राइस को सब्सिडाइज नहीं किया जा सकता। यहाँ पे खास तफरीक हम देखते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, प्राइस सब्सिडी होती है और दूसरा कहलाता है सोशल प्रोटेक्शन। यहाँ पे सब्सिडी आप लोगों को दे सकते हैं, प्राइस के हवाले से सब्सिडी ना IMF का प्रोग्राम अलाउ करता है। तो इस किस्म का अगर कोई प्रोग्राम डिजाइन किया जाए जिसमें BISP का डेटा जो हमारे पास मौजूद है, और बहुत खूबसूरत डेटा BISP का मौजूद है, उसको हम अपना जो लेट्स से कि मोटरसाइकिल राइडर्स हैं, अब वो कोई 3 करोड़ मोटरसाइकिल राइडर्स हैं पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड हैं, उनको अगर BISP के साथ मिला के डायरेक्टली उनको टारगेटेड रिलीफ दिया जाए, जो IMF भी एक्सेप्ट करेगा, जो वर्ल्ड बैंक भी एक्सेप्ट करता है, जो बाकी मालियाती इदारे भी उसको एनकरेज करते हैं, वो डायरेक्ट मोटरसाइकिल जो राइडर है उसके जैज के अकाउंट में या इजी पैसा के अकाउंट में या नया पे के अकाउंट में या सादा पे के अकाउंट में डायरेक्टली उसके अकाउंट में डाला जाए, जो टारगेटेड रिलीफ कहलाएगा, सोशल प्रोटेक्शन कहलाएगा, वो प्राइस सब्सिडी नहीं होगा। अभी जो प्रोग्राम जिसका ऐलान किया गया है वो लगता तो सोशल प्रोटेक्शन ही है, लेकिन उसका कोई डिलीवरी का मैकेनिज्म अभी तक हुकूमत ने वाज़ेह नहीं। तो डॉक्टर साहब डाटा भी तो नहीं है ना हमारे पास, ये जो बेनजीर इनकम वाले हैं तो बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, इससे ऊपर के लोगों का तो डाटा ही नहीं है हमारे पास। देखिए, अवलीन तरजीह तो वही तकरीबन हुकूमत बताती है कि 29% इस वक्त जो पाकिस्तानी खानदान है वो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। उन सब का डेटा जो है वो BISP के साथ BISP के पास मौजूद। कुछ इस किस्म की शर्त लगा जा सकती है कि CD70 अगर आपके पास मोटरसाइकिल है उसका डेटा जो है वो प्रोविंशियल हुकूमतों के पास मौजूद है। तो डिजिटल काम करना होगा। वो 19वीं सदी के जो टूल्स हैं, जो रैशनिंग है, जो प्राइस सब्सिडी है, वो अब 21वीं सदी में काम नहीं करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले हफ्ते तक के याद दीजिए।